Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology. Going to discuss about Introduction to Psychology Part 2. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का. ओके, सो ये वाला यहाँ तक क्लियर था ना? यस या नो? जी जी एस ओके मैम। ओके ओके. अब यहाँ से हम लोग देखते हैं विलियम जेम्स एंड फंक्शनलिज्म. पहले हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चरलिज्म. अब आ जाते हैं विलियम जेम्स, जो कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनलिज्म का. विलियम जेम्स ने और क्या दिया था? आपको कुछ याद है इनके बारे में? कुछ इन्होंने विलियम बहुत जेम्स अच्छी चीज. हम्म. आई थिंक कोई परिभाषा दी थी इन्होंने साइकोलॉजी के लिए। डेफिनेशन तो दी थी, लेकिन इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी की बुक दी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. 1890 में इन्होंने बुक दिया था. 1990 में इन्होंने बुक दी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. ये वाली बुक जो थी वो सबसे पहली बुक थी साइकोलॉजी की फील्ड में. हमारी साइकोलॉजी की फील्ड में सबसे पहली बुक इन्होंने ही दी थी. ओके, सो इनका नाम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा था और इन्होंने फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था. अब ये फंक्शनलिज्म क्या है इसको हम लोग देखते हैं. सो फंक्शनलिज्म वाज द स्टडी ऑफ द फंक्शन रादर देन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस. सो इन्होंने क्या कहा कि फंक्शनलिज्म क्या होता है? इन्होंने कहा कि स्टडी करना है हमें फंक्शंस की, रादर देन वजह इसकी कि हम स्ट्रक्चर को देखें ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को हम देखें. जैसे कि जो वुंट थे वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से जो एक पत्थर लेते हैं और फिर उसके बेस पे जो फीलिंग वगैरह उनकी आ रही थी, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर की बात किया था. और फिर इसके बाद ये विलियम जेम्स आए, इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करना, स्ट्रक्चर क्या है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, माइंड वर्क कैसे कर रहा है, फंक्शंस कैसे कर रहा है, उस पे हम ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा. तो इन्होंने इस चीज की बात की थी. ओके, क्लियर यहाँ तक? हाँ. So was interested in how the mind adapt to our changing environment. इनका इंटरेस्ट किस में था कि हमारा माइंड किस तरफ से अडेप्ट करता है जब एनवायरनमेंट चेंज होते हैं. कई सारे एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, जैसे हमारा घर का एनवायरनमेंट अलग है, स्कूल का अलग है. एज अ टीचर हम किसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हम किसी तरह से बिहेव कर रहे हैं. सो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तब उस तरह से हमारी माइंड की प्रोसेस या फंक्शनिंग कैसी रहती है, किस तरह से हम अडॉप्ट करते हैं उस पूरे एनवायरनमेंट को. जैसे कि हम शादियों में जाते हैं तो कुछ अलग तरह के बिहेव आते हैं, और अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसमें किसी और तरीके से बिहेव करते हैं. तो किस तरह से ये फंक्शंस चल रहे हैं, हम सिंपली बैठे हैं तो किस तरह से चल रहे हैं. तो ये सारी चीजों पे फोकस विलियम जेम्स ने किया था. जैसे कि अटेंशन, मेमोरी एंड इमोशंस, जब इनमें हम लोग होते हैं, अटेंशन हम देते हैं कहीं, तब उसकी फंक्शनिंग कैसी चलती है, रादर देन कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उन्हें इससे मतलब नहीं है. उसकी फंक्शंस कैसे चलेंगी जब हम अटेंशन देंगे, एक तरह से फोकस करेंगे. सेम एज वैसी ही मेमोरी है और वैसी ही इमोशंस है कि जब हम इमोशनल होते हैं तो ये नहीं कि इमोशंस का कोई एक स्ट्रक्चर होगा, कोई एक आकार होगा, ऐसा तो है नहीं. बट उसका हम क्या देखते हैं कि फंक्शनिंग कैसी हो रही है, हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर कैसे निकल के आ रहे हैं. सो उस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं. ओके, क्लियर यहाँ तक? हाँ ओके. ओके, देन इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी. साइकोलॉजी स्टडी किसकी करती है? मेंटल एक्टिविटी, जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, इमेजिनेशन, फीलिंग और जजमेंट. सो इसी चीजों की इनकी फंक्शनिंग इन्होंने विलियम जेम्स ने देखा था. ओके, सो मेंटल एक्टिविटी इज टू द इवेल्युएट इन टर्म्स ऑफ हाउ इट सर्व्स द ऑर्गेनिज्म इन अडॉप्टिंग टू इट्स एनवायरनमेंट. सो मेंटल एक्टिविटी इवेल्युएट किस टर्म्स में करती हैं कि किस किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट में. वही सेम स्लाइड यही बता रही है, वही ये सारी लाइन वही बता रही है कि हमारा जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, एक इंडिविजुअल उस एनवायरनमेंट में जाता है तो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से अडॉप्ट करता है. ओके, सो फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ द माइंड. इन्होंने माइंड के फंक्शंस पर ध्यान दिया, ना कि माइंड के स्ट्रक्चर पे. ओके, अगर आपको उसमें आ जाए क्वेश्चंस में कि कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर किसने बताया, माइंड का स्ट्रक्चर किसने बताया, तो वो है विलियम वुंट. उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर, कॉन्शियसनेस की बात किया था, और फंक्शंस की बात विलियम जेम्स ने की थी. राइट, क्लियर यहाँ तक? ओके.
ओके, सो स्टडी ऑफ हाउ द मेंटल प्रोसेस ऑपरेट, सो इन्होंने स्टडी किया किस तरह से हमारी मेंटल प्रोसेस ऑपरेट होती है, किस तरह से मेंटल प्रोसेस चलती है हमारी। सो स्टडी ऑफ हाउ द मेंटल प्रोसेस फंक्शन in the evaluation of the species, what adapt properties it provide the would cause we select through the evaluation। so same as वही बात हो रही है घूम फिर के कि किस तरह से हम चीजों को evaluate करते हैं किसी environment में जाके और किस तरह से उस टाइम में हमारी mental process की functioning चलती है। क्लियर यहाँ तक? ओके, डन। डन, ओके। सो विलियम जेम्स ने फंक्शंस की बात की, माइंड के फंक्शंस की बात की, और वुंट ने किसकी बात की थी? स्ट्रक्चर की बात की थी। क्लियर? जी क्लियर। ओके, देन इसके बाद आता है मैक्स वर्दाइमर एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कभी ये वाला वर्ड आपने सुना है कभी? गेस्टाल्ट हाँ, साइकोलॉजी आई थिंक क्या है? उसमें इसमें कुछ थेरेपी थी, गेस्टॉल के बात करके। हम्म, इनकी थेरेपी भी है, इन्होंने बहुत सी लॉ वगैरह दिए हैं। परसेप्शन, ये परसेप्शन से रिलेटेड है। ओके, ये वाला पूरा जो ओके। चीजें हैं वो परसेप्शन से रिलेटेड है कि कैसे हम परसीव करते हैं। सो कई सारे इसमें लॉ वगैरह भी आते हैं, कई सारी और भी चीजें, जैसे कि वो आपने देखा होगा फेस वॉश करके कि चेहरा भी दिखता है उसमें, और उसको वैसे करके देखते हैं तो एक बार चेहरा नजर आता है, दूसरी तरफ से वो एक फ्लावर टाइप का नजर आता है। वो आगे अभी पढ़ाएंगे, जब परसेप्शन पढ़ाएंगे पर्टिकुलर, तब वो कॉन्सेप्ट आएगा तो ध्यान भी आएगा। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ये 3 बंदे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये 3 बंदे इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या है? द होल इज द ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो एक हम होल में देखते हैं, ना कि उसके पार्ट्स में डिवाइड करते करते। जैसे कि इनको ही देख रहे हैं तो हम एक होल में देख रहे हैं, मतलब एक पूरा का पूरा परसीव कर रहे हैं, ना कि इनकी आंखें कैसी हैं, इनकी नाक कैसी है, ये नहीं देखेंगे हम लोग। इनको हम पूरा एज अ होल ही परसीव करेंगे। सो कोई भी चीज हो, चाहे चेयर हो, टेबल हो, व्हाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो, उसको हम एज अ होल ही परसीव करते हैं। सो इन्होंने ये परसेप्शन के लॉ दिए थे, कई सारे सिद्धांत दिए थे कि वो किस तरीके के लॉ है कि हम उन चीजों को किस तरीके से अरेंज करके देखते हैं। ओके, ओके। सो इसमें यही है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ये दिखाए गए कि ये फाउंडर। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बिगिन इन 1890 से ये शुरू हुआ था। सो व्हेन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दाइमर, कोहलर एंड कोफका decide that they did agree in the principle of structuralism and behaviorism. They argue that perception was more than sum of its parts. इन्होंने perceptions की बात की थी कि perception जब होता है हमें तो हम बहुत ही ज्यादा एक होल में परसीव करते हैं, ना कि उसके टुकड़ों में तोड़ तोड़ के। सो विच इज द मेन आइडिया बिहाइंड द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और यही मेन आइडिया थे कि इससे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी निकली। और इसमें जो बंदे थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे वर्दाइमर, कोहलर और कोफका, कर्ट कोफका। ये 3 बंदों के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर यहाँ तक? कि आ जाए कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कौन कौन थे, तो नाम आ जाए जैसे कि बर्दाइमर थे, कोहलर थे, कोफका थे, फ्रॉइड थे। इनमें से कौन नहीं थे? जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से बिलोंग करते तो फ्रॉइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो सिंपल लेवल के आते वो आ सकते। सो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें ध्यान में रख के चलना है। देन इसके बाद इसका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मीनिंग देखते हैं। सो गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग एन अरेंज होल दैट इज परसीव एज अ मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। सो गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट एक तरह का कोई एक पर्सन नहीं है, कोई एक वो नहीं है, इसका ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हम अरेंज करते हैं कोई भी चीज को, तो वो एक हम पूरे होल में करते हैं, एक पूरे आकार में करते हैं, ना कि उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? हाँ, डन मैम। ओके, सो मेजर यहाँ पे ये सारी चीजें थी, इनके कुछ प्रॉब्लम भी आए हुए थे। सो एज अ गेस्टाल्ट इज अ वे ऑफ थिंक अबाउट थिंक इट
हैज नॉट ट्रूली कॉज इनकरेज बाय द मेजर प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम भी थी जो कि फिर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। अब आगे देखते हैं इसमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है क्या? सो इसमें देखें यहाँ पे दिस वाज द मेजर अल्टरनेटिव एंड चैलेंज टू स्ट्रक्चरलिज्म ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। अब जो स्ट्रक्चरलिज्म पहले आ गया था, क्योंकि ये पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, सो ये पहले आया था। अब स्ट्रक्चरलिज्म की कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने के लिए ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई, क्योंकि लोग बाग बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे, तो सब अपने अपने पॉइंट को रख रहे थे। कुछ किसी को क्रिटिक्स कर रहे थे तो किसी को प्रमोट कर रहे थे। वो सारे एनवायरमेंट, ये सारी चीजें चल रही थी। सो स्ट्रक्चरलिज्म की चैलेंज में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई। सो गेस्टाल्ट मीन्स होता है शेप या फॉर्म, मतलब किसी भी चीज का शेप या फॉर्म। जैसे कि बुक का एक फॉर्म होता है कि वो चौकोर में होगी, ओके। डोर का एक फॉर्म होता है, मोबाइल का एक फॉर्म होगा कि वो किस आकार में है, किस शेप में है। सो गेस्टाल्ट यूजली इसका मतलब शेप या फॉर्म से होता है, क्योंकि किसी शेप या फॉर्म को ही हम फिर उसको एक एज अ होल ही हम परसीव करेंगे, फिर उसके हम टुकड़ों में तोड़ के परसीव नहीं करेंगे। क्लियर? ओके। ओके। सो इसमें ये मेजर मेजर लोग हैं जिन्होंने वर्क किया है। मैक्स वर्दाइमर, इनके नाम याद रखना है। इन्होंने डेवलप किया है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, ओके। इन्होंने डेवलप किया है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। कर्ट कोफका, इन्होंने डेवलप किया है, हाँ, इन्होंने डेवलप किया है लॉ ऑफ परसेप्शंस। फिर कोहलर ने डेवलप किया है एप्स इन द इनसाइट, मतलब यहाँ पे इन्होंने इनसाइट पे वर्क किया है। जो बंदर थे, उनके जो बंदर की जो छोटे छोटे बच्चे थे एप्स, उन पे इन्होंने रिसर्च की कि इनमें इनसाइट का लेवल कितना है, इनमें सूझ का लेवल कितना है, कितना इनमें सूझ समझ है, कितना सूझ समझ है। तो इन्होंने इनसाइट लेवल बंदर के बच्चों में क्या करके रिसर्च करके चेक किया था। देन इसके बाद आते हैं कर्ट लोएन, इन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी जो कि हमारी सोशल साइकोलॉजी में है, ओके। सो ये जब सोशल साइकोलॉजी ओके। पढ़ेंगे, सो ये उस टाइम पे ये थ्योरी पढ़ेंगे। ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो आपके लिए यहाँ पे याद क्या रखना है कि मैक्स बर्दाइमर ने क्या दिया था? गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला आ जाते हैं ये क्वेश्चंस कि मैक्स बर्दाइमर ने इन्होंने लिख दिया कि लॉ ऑफ परसेप्शन दिया, तो वो आपको मैच द कॉलम जैसे लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इनकी ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसने क्या दिया। कर्ट कोफका ने लॉ ऑफ परसेप्शन दिया था, कोहलर ने इनसाइट पे वर्क किया था, ओके। ओके। क्लियर यहाँ है? यहाँ मैम तक कोई डाउट हो तो पूछते हैं। जी यहाँ एक डाउट है। बताइए। गेस्टोल्ड गेस्टोल्ड का प्रतिपादन हम्म। हम्म। विलियम जेम्स ने किया। किसने? तो यहाँ पे विलियम जेम्स विलियम गेस्टोल्ड का जेम्स प्रतिपादन। नहीं नहीं, गेस्टाल्ट जो थे, विलियम जेम्स जो थे, उन्होंने तो फंक्शनलिज्म दिया था, उनका कॉन्सेप्ट वहीं पे एंड हो गया था। विलियम जेम्स ने ओके जो ओके मैम। कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने हाँ फंक्शनलिज्म दिया था। हाँ हाँ सेकंड, हाँ, ओके। उन्होंने फंक्शनलिज्म दिया था। बुंट ने दिया था स्ट्रक्चरलिज्म। फिर आए थे जेम्स, उन्होंने फंक्शनलिज्म दिया था। देन उसके बाद आए गेस्टाल्ट ओके मैम। साइकोलॉजिस्ट। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में ये है मैक्स बर्दाइमर, ये रिसर्चर है। इनके साइकोलॉजिस्ट हैं कर्ट कोफका, कोहलर और कर्ट लोएनी, ये बंदे इनमें इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ओके यहाँ मैम। पे अगर, हाँ, यहाँ पे बुंट ने दिया था स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जेम्स ने दिया फंक्शनलिज्म, और बर्दाइमर बर्दाइमर कोहलर कोहलर और कोफका, ये तीनों बंदे हैं, इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दी। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वर्क किस पे करती है? एज अ होल इस्ट, कंप्लीट। हाँ, ये एज अ होल वर्क करती है।
और ये हमारे फंक्शंस की स्टडी करते हैं कि हमारे माइंड का फंक्शंस कैसे चल रहे हैं। और स्ट्रक्चर की बात विलियम वुंट ने जो किया दिया था इंट्रोस्पेक्शन, सो उसकी बात स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर की बात करती है। ऐसे याद रख लो कि स्ट्रक्चरलिज्म माइंड के स्ट्रक्चर की, एस आया स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चर, सो एस आया तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर की बात करेगी। ओके, और फंक्शनलिज्म फंक्शंस की बात करेगा। एफ से फंक्शनलिज्म और एफ से फंक्शंस। ओके, इस तरह से याद रखो, क्लियर रहेगा हमेशा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं मैम, क्लियर है। ओके ओके ओके। सो द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, अब हमने पहले पढ़ा था कि इन्होंने कई सारे प्रिंसिपल दिए, कई सारे लॉ दिए और इन्होंने इनसाइट पे भी वर्क किया। सो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि ये प्रोक्सिमिटी क्लोजर, ये क्या है, ये लॉ है, प्रिंसिपल है, लॉ है। एक है प्रोक्सिमिटी, ये है क्लोजर, सिमिलरिटी। सो ये चीजें कभी पढ़ी हैं एमए में? मास्टर्स मैम। में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? ये बेसिक लॉ है नहीं। जो कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ये बीए से तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो देखो यहाँ पे अब नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो प्रोक्सिमिटी का लॉ है। तो ये प्रोक्सिमिटी का लॉ क्या बोलता है कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट आर लेड आउट क्लोज टू ईच अदर दे आर परसीव्ड टू बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। सो इसमें क्या होता है, प्रोक्सिमिटी में होता है नियरनेस, इसका दूसरा नाम होता है नियरनेस, कि कोई भी चीज कितने पास में है। जैसे कि व्हेन अ डिफरेंट एलिमेंट आर लेट क्लोज टू ईच अदर दे आर परसीव्ड टू बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अगर कोई चीज है वो क्या है कि वो पास पास नजर आ रही है तो उसको हम एज अ ग्रुप मान लेते हैं। जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये जो बिंदु जो है ये पास पास नजर आ रहे हैं तो इसको हम एज अ ग्रुप मान लेंगे। ओके, और ये बिंदु जो है, ओके मैम। ये बिंदु जो है ये दूर दूर नजर आ रहे हैं तो इसको अलग से हम एक ग्रुप मान लेंगे। सो इस तरीके से ये लॉ वर्क करता है। जैसे कि कोई भी चीज है, हमने अपनी बुक रखी है, एक बुक यहाँ पे रखी है, एक बुक यहाँ रखी, एक बुक यहाँ रखी और दूसरी स्लैब में दूसरी रखी, तो इसको हम ऐसा ग्रुप परसीव करेंगे और इसको अलग से ग्रुप परसीव करेंगे। क्योंकि इसको हम एक ग्रुप में परसीव कैसे करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं, इस वजह से। तो जितनी पास चीजें होती हैं उसको हम एज अ ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं और उसको हम वही होल फॉर्म में देखते हैं, ना कि अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के। क्लियर यहाँ तक प्रोक्सिमिटी का लॉ? ओके मैम। ओके, देन आता है क्लोजर। रिफिकेशंस और क्लोजर रेफर टू मेक समथिंग कंक्रीट, ब्रिंग समथिंग टू इनटू बीइंग और मेकिंग समथिंग रियल। मीन्स यहाँ पे ये डेफिनेशन थोड़ी सही नहीं है, जब क्लोजर वाली चीज आएगी तो वहां पे क्लियरिटी से हम बताएंगे। बट क्लोजर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब क्लोज में होती है, ओके, तो उसको हम एक होल फॉर्म में यहाँ पे परसीव करते हैं। देन इसके बाद आता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है कि कोई भी चीज सिमिलर है तो उसको हम एक साथ ही परसीव करेंगे, ना कि उसको अलग अलग। जैसे कि बॉयज की लाइन एक बनी है और गर्ल्स की बनी है तो उनको हम ऐसे ही परसीव करेंगे कि गर्ल्स की, जैसे कि ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये गर्ल्स का ग्रुप है और ए और ये बी, इसमें ए, इसमें दूसरी ड्रेस की, जैसे कि एसडीएस की लड़कियां हैं, इसमें दूसरे स्कूल की लड़कियां हैं, तो इसको हम सिमिलरिटी के बेस पे एक सा ही परसीव करेंगे। ओके, जैसे कि बीएससी की ड्रेस अलग है और एमए की ड्रेस अलग है तो उसको हम अलग अलग फॉर्म में परसीव करते हैं बिकॉज ऑफ दैट सिमिलरिटी के बेस पे, क्योंकि दोनों चीजें सेम है इस वजह से। क्लियर है यहाँ पे? ओके मैम। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि ऑब्जेक्ट विथ शेयर विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑटोमेटिकली टेकन टू बी रिलेटेड। मतलब कि विजुअली जो हमें सामने दिख रहा है, जो सामने विजुअली जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है उसको हम ऑटोमेटिकली रिलेटेड कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। जैसे कि वही है कि बीएससी की ड्रेस और बीए की ड्रेस अलग अलग है, अगर दोनों लड़कियां लाइन बनी हुई है तो हम लोग वैसे ही अलग कर देंगे कि ये बीए वाली लाइन है और ये बीएससी वाली लाइन है, बिकॉज ऑफ दैट उनकी सिमिलरिटी उनकी ड्रेसेस के बेस पे। देन उसके बाद ये सारी
ये बेसिक लॉ है। बाकी ये जो कंटिन्यूटी है, जैसे कि एलिमेंट विच आर अलाइन टू ईच अदर परसीव एज विजुअली एसोसिएट, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज कंटिन्यूअस फॉर्म में जाती है तो उसको हम एक कंटिन्यू फॉर्म में ही परसीव करते हैं। जैसे कि रेल की पटरी, रेल की पटरी को हम ऐसे तो नहीं कि तोड़ तोड़ के परसीव करेंगे, इसी फॉर्म में परसीव करते हैं जैसे कि ये गई है, जैसे कि ये गई है। ओके, सो एक कंटिन्यूएशन में हम चीजों को परसीव करते हैं। सो ये छोटे छोटे लॉ हैं जो आगे जब हम लोग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पढ़ेंगे, गेस्टाल्ट वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे परसेप्शन, तब उसमें और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आप इतना ही समझ लो कि गेस्टाल्ट क्या है, गेस्टाल्ट में वर्क किसका होता है, परसेप्शन का वर्क करते हैं, चीजों को हम एज अ होल फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ना कि उनको टुकड़ों में तोड़कर। और इसमें मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफका, कोहलर, ये जो है फील्ड थ्योरी, ये सारी चीजें आती हैं और कुछ इसमें प्रिंसिपल और लॉ भी बताए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डन। डाउट? ओके नो मैम। ओके ओके। इसको पढ़ा है सिगमंड फ्रॉइड, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद। ओके, ये है फ्रॉइड। और ये क्या है? फ्रॉइड का सोफा, जिसपे थेरेपी दी जाती है। ओके, जब ये अपने वर्क करते थे, अपने ओके। पेशेंट्स देखते थे, तब वो यहाँ पे थेरेपी देते थे। कुछ इनकी थेरेपी थी, इनकी कई सारी थेरेपी थी, जिसका नाम भूल गए, एक दो था, दिमाग से निकल गया। तो कई सारी इनकी थेरेपी होती थी, जो वो यहाँ पे फ्री एसोसिएशन, हाँ एक था फ्री एसोसिएशन, फ्रीली वो सारी चीजों को निकलवाती थी, ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करती थी। सो ये थेरेपी थी, इनकी थेरेपी का पार्ट थी, टेक्निक थी, जिसके बेसिस पे ये अपने पेशेंट को सही करती थी कि उनका ड्रीम कैसे आ रहे हैं, वो सपने कैसे देख रहे हैं, उनका पूरा एनालिसिस करती थी इसी सोफे पे लिटाल कर। और यहाँ पे फ्रॉइड बैठते थे। सो इनका ये सोफा है। देन इसके बाद ये है, इन्होंने ये बताया था कॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। ये पढ़ा है कभी? जी हाँ। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ये आइस, इसकी थ्योरी पढ़ी है, ये वर्फ की आइस की, कि किस तरह से इन्होंने इस जी तरीके से हाँ। डिवाइडेशन किया था। ओके, जी जी जी। सो इनका इनका बेसिकली वर्क किस पे था? अनकॉन्शियस माइंड पे, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड से ही एबनॉर्मलिटी निकल के आती है किसी बंदे में। सो यहाँ पे द अनकॉन्शियस इज द ट्रू फिजिकल रियलिटी इन इट्स इनर मोस्ट नेचर, इट इज वाज मच नोन टू अस एज द रियलिटी टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। सो इन्होंने अनकॉन्शियस पे फोकस किया हुआ है। ओके, किस तरीके से किया है वो आगे देखते हैं। सो साइको एनालिटिक अप्रोच इसको बोलते हैं, साइको एनालिसिस भी बोलते हैं। सो ये सिमिलर है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये साइको डायनामिक है। आपने तो बोला था कि साइको एनालिसिस बोलते हैं, तो ये सिमिलर नाम है। ओके, ओके फ्रॉइड ने ही ओके। दिया है। ओके, so according to Freud, behavior is motivated by the internal or psychological force, and abnormality is caused by the imbalance in the internal force that motivate behavior. So इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी हम मोटिवेट किससे होते हैं? अपनी इंटरनल चीजों से, साइकोलॉजिकल फोर्सेस से। एंड एबनॉर्मेलिटी निकल के कब आती है? जब हमारे अंदर इम्बेलेंस होने लगता है इंटरनल फोर्सेस एंड मोटिवेटेड बिहेवियर, मतलब कि हमारे अंदर जो इंटरनल फोर्सेस चल रही हैं, जब उनमें इम्बेलेंस होता है, जो जब वो बैलेंस में नहीं रहती, ओके, सो तब जाके एबनॉर्मेलिटी निकल के आती हैं। और उस एबनॉर्मेलिटी से कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं? मोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे कि कोई एबनॉर्मल पर्सन है, जब उनकी इंटरनल चीजें सही तरीके से वर्क नहीं करती, जैसे कि वो अंदर से कुछ और से किसी को भ्रम हो जाता कि कोई चीखें सुन रहा है, कोई अपने भ्रम में ही बना हुआ है, कुछ डिफेंस ही लगाया जा रहा है, कुछ रियलिटी को फेस ही नहीं कर रहा है, तो उनके अंदर ये इंटरनल चीजें चल रही है जो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। अगर देखा जाए तो वो इम्बैलेंस फॉर्म में है। और
वो उन्हीं चीजों से मोटिवेट हो जाते हैं, और जो पेशेंट होते हैं फिर वो और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है उनकी चीजें, और उनकी डिसऑर्डर सीवियरिटी की तरफ चले जाते हैं। सो वो इस तरीके से मोटिवेट होते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड से। So he believed that mental illness arise from the unresolved conscious conflict. अब जो मेंटल इलनेस है वो कैसे आती है, वो अराइज कैसे होती है, हमारे अनरिजोल्व कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्शियसली जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर चलते हैं उनको हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, इस वजह से हमारे अंदर मेंटल इलनेस निकल के आती है। एंड दीज यूजली ऑकर इन अर्ली चाइल्डहुड। सो और ये यूजली ऑकर कब होते हैं, ज्यादातर अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब बचपन में ये ऑकर होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके मैम जी। ओके, सो इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया है अनकॉन्शियस माइंड पे। सबसे पहले तो इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया, अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया। इन्होंने बोला कि अनकॉन्शियस जो हमारे अंदर इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होती हैं चीजें, इम्बैलेंस होती हैं, सो वो मोटिवेट होती हैं, मोटिवेटेड होती हैं। देन हम अनकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग फिर वर्क करने लगते हैं और हमें मेंटल इलनेस निकल के आती है बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को हम सोल्व नहीं कर पाते। अपने कॉन्शियस लेवल पे हम, हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आता, रियलिटी को हम डिनाई करते जाते हैं। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जब हम सॉल्व ही नहीं कर पाते तो धीरे धीरे एक पर्सन चिड़चिड़ापन होने लगता है, इरिटेट होने लगता है और सीवियरिटी बढ़ने लगती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके मैम। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड के वर्क के बारे में कि जब साइको एनालिसिस की थ्योरी आ रही थी तब क्या कैसे क्या हुआ था, किस तरीके से इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। सो सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, it should be clear by now that psychology did not start at one place and at a particular time. People of several different viewpoints were trying to promote their own perspective on the study of human mind and behavior in different places all over the world. देखो जो बात हमने पहले बोली थी वो यहाँ पे ही है कि it should be clear by now that psychology did not start at वन प्लेस, मतलब कि साइकोलॉजी सिर्फ एक ही प्लेस पे स्टार्ट नहीं हुई थी कि जैसे कि यहाँ हम यूपी में है, एमपी में है, कहीं एक प्लेस पे वहां पे स्टार्ट हुई हो जर्मनी में, ऐसा नहीं था। एट अ पर्टिकुलर टाइम पीपल सेवरल डिफरेंट पीपल, क्योंकि जहाँ जो पीपल थे वो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट रखे हुए थे, उनके खुद के अपने अपने पर्सपेक्टिव थे कि ह्यूमन माइंड को स्टडी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर और माइंड की स्टडी भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सारी चीजें चल रही थी, जर्मनी में चल रही थी, वही चीज अमेरिका में भी चल रही थी। अमेरिका की जो रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट थे वो अपना वर्क कर रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे थे कि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर इस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते। जर्मनी के लोग अपने अकॉर्डिंग बता रहे थे, तो कई सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग थ्योरी दे रहे थे। अब वही चीज है कि थ्योरी किसकी ज्यादा अप्लाई हो पाए और थ्योरी किसकी फेमस हो पाए, जो कि हम लोग आज पढ़ते हैं। ओके ओके ओके, सो सिगमंड फ्रॉइड वाज एन ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन। ये कौन थे? ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे सिगमंड फ्रॉइड। अर्ली इन हिज करियर ही ड्रीम ऑफ अचीविंग फेम बाय द मेकिंग इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। इनके लिए क्या था? इनका ड्रीम ही था कि हमें बहुत ही ज्यादा फेम वगैरह मिले, हमारा नाम हो, हम बहुत वो ज्यादा डिस्कवरी कर पाए। सो हिज डिटरमाइन वाज सच दैट मेडिकल स्कूल इज डिजेक्ट 400 मेल ईल्स टू प्रूव फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे हैड द टेस्टेड। इन्होंने क्या करा था? ये मेडिकल स्कूल में थे, मेडिकल स्कूल के ये स्टूडेंट थे। सो इन्होंने 400 मेल ईल्स लिए थे। ईल्स एक तरह के कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं। सो इन्होंने 400 मेल ईल्स पे वर्क किया था, इन्होंने रिसर्च किया था। ओके, ईल्स एक तरह से कोई कीड़ा मकोड़ा टाइप के होते हैं। सो हिज वर्क विथ ईल्स डिड नॉट मेक हिम फेमस। इनका जो ईल्स पे जो वर्क था वो फेमस नहीं हो पाया इतना ज्यादा, बट हिज सब्सिक्वेंट वर्क विथ पीपल डिड needed this theory made him one of the most controversial intellectual figure of modern time.
Freud approach to psychology grew out of his effort to treat mental disorder. फिर फ्रॉइड की जो अप्रोच आई साइकोलॉजी फील्ड में, अभी तो वो अपने मेडिकल फील्ड में थी, इल्स पे वर्क किया, इल्स पे जो वर्क किया वो फेमस नहीं हो पाया, उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। जब फ्रॉइड साइकोलॉजी फील्ड में आए तो इन्होंने ग्रो आउट द एफर्ट्स लगाए, उन्होंने ट्रीट किया मेंटल डिसऑर्डर को। इन हिज प्रैक्टिकल मेडिकल प्रैक्टिस फ्रॉइड ट्रीट पीपल ट्रबल बाय द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज द इन irrational fear, obsession, and anxiety with an innovation procedure is called psychoanalysis. So जब फ्रॉइड साइकोलॉजी फील्ड में आए तो इन्होंने कई सारे मेंटल डिसऑर्डर को देखना स्टार्ट किया, कई सारे मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करना स्टार्ट किया। सो फ्रॉइड ने जब ट्रीट किया, किस तरीके के पीपल को ट्रीट किया कि जो ट्रबल कर रहे थे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, जैसे कि वो इरेशनल फियर, मतलब बेवजह का उनके अंदर फियर था, ऑब्सेशन था किसी भी चीज को लेके, जैसे कि बार बार हाथ धोते ही जा रहे हैं, अगर लॉक लगाया है तो बार बार उसको चेक कर रहे हैं, एंड एंजाइटी उन्हें बहुत ही ज्यादा हो रही है, चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। सो इस तरीके के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों में चल रहे थे उस दरमियान में, उस टाइम पीरियड में, सो उन्होंने वो पेशेंट देखना स्टार्ट किया था मेंटल डिसऑर्डर को, और इस चीज को ही इन्होंने नाम दिया फिर साइको एनालिसिस। साइको माइंड से, मतलब माइंड का वो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, सो इस तरीके से इनका नाम साइको एनालिसिस पड़ा। ओके, ओके। क्लियर यहाँ तक? डन। Okay, so decades of experience probing into his patient lives provide much of in the inspiration of Freud theory. अब बहुत से लोग थे जो पेशेंट्स वहां पे थे, वो इंस्पायर भी हुए फ्रॉइड की थ्योरी से। He also gather material by looking inward and examining his own anxiety, conflict and desire. उन्होंने, मतलब वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए फ्रॉइड से कि उन्होंने कहा कि अपने अंदर झांक के देखो, लुकिंग इनवर्ड, अपने अंदर झांक के देखो और एग्जामिन करो खुद को, खुद की ही एंजाइटी को एग्जामिन करो, आपके अंदर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या क्या आपकी डिजायर है, इन सारी चीजों को अपने अंदर झांक के एग्जामिन करो। बेसिकली अपने खुद के बारे में पूरे तरीके से ऑब्जर्व करो, समझो, सोचो कि क्या है। ओके, सो फ्रॉइड पेशेंट सफर ओके। फ्रॉम द नर्वस डिसऑर्डर। जो फ्रॉइड के पेशेंट थे वो सफर कर रहे थे नर्वस डिसऑर्डर, फॉर विच ही हैड अदर डॉक्टर कुड फाइंड नो फिजिकल कॉज। मतलब कि जो फ्रॉइड के पास जो पेशेंट आए थे उनको बहुत ही ज्यादा नर्वस डिसऑर्डर था कि किसी के सामने बोल नहीं पाना, शर्म लगना, या फिर इरिटेट होना, कॉन्फ्लिक्ट्स चलना, एंजाइटी होना। सो इस तरीके से पेशेंट उनको देखने को मिले, और अदर डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि कोई भी इनके लिए फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली तो वो फिट है, मेडिकली जो रिपोर्ट्स वगैरह आई उनकी वो सारी क्लियर है, एक्यूरेट है, बट तब भी इनके लिए ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि उनको कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो अलग तरीके से इरिटेट हो रहा है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, नॉर्मली नहीं वो रह पा रहा, अगर वो लॉक को खोल रहा है तो बार बार खोल रहा, तो मतलब अजीब तरीके की उन्होंने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, बजाय इसके कि उनका मेडिकल तो सारी चीजें सही है बॉडी के फॉर्म में, तो इनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जो कि ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। So therefore it was thought the cause must be the mind, and that is where Freud began to explore. फिर इन्होंने देखा कि अरे यार ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिजिकली तो ये लोग बहुत ही ज्यादा फिट है, तो फ्रॉइड को थॉट आया कि इसका कारण शायद इनका माइंड है, मतलब कि वो बंदे खुद ही ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपने अंदर ही अंदर, इस वजह से इस तरीके की चीजें निकल निकल के आ रही हैं। तो फ्रॉइड ने फिर शुरू किया कि इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, कि इनके माइंड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जो पेशेंट आ रहे थे, जो पीटी आ रहे थे, उनकी माइंड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि अच्छा बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम सोच रहे हो, किस तरीके से तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट है, क्या डिजायर है, क्या क्या आज तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब उस तरीके से वो ट्रीट करने लगे, उनके माइंड को एक्सप्लोर करने लगे। क्लियर? ओके। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? डन। पूछ। डन? ओके।
he proposed that there is an unconscious, अब इन्होंने proposed किया there is an unconscious unaware mind into which we push or repress all of our threatening urges and desire. He believes that these repressed urges and try to surface created the nervous disorder in this patient. So इन्होंने proposed किया कि unconscious, अब अनकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या होता है, अनअवेयर माइंड, मतलब जिससे हम अवेयर नहीं है। ओके, कॉन्शियस माइंड से बंदा अनअवेयर होता है, अनकॉन्शियस माइंड से बंदा अनअवेयर नहीं होता। सो अनअवेयर माइंड इनटू विच वी पुश और रिप्रेस ऑल द अवर थ्रेटनिंग अर्जेस एंड डिजायर, जो भी थ्रेटनिंग वाली चीजें हैं, अर्जेस हैं, डिजायर हैं, जो कि थ्रेट दे रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, पेशेंट उनको पुश करे जा रहे थे। जैसे कि कोई उनकी डिजायर है कि उनको किसी से, जैसे कि उनको किसी से गुस्सा है, तो ऐसा उनको अपने फादर से बहुत ही ज्यादा हेट है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब कोई बच्चा है या फिर कोई भी बेटा है उनका, तो वो ऐसा तो नहीं कि अपने पापा से इस तरीके से बिहेव करे, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उस जो उनके लिए जो एग्रेशन था वो उनको दबा दे रहे थे, और दबा कर वो रिप्रेस कर रहे थे एक तरीके से, और वो सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में जा रही थी, और उस वजह से उनको प्रॉब्लम निकल के आ रही थी। सो ही बिलीव दैट दीज रिप्रेस अर्जेस, जो रिप्रेस थी, जो दबी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे दबा के आपने अंदर अपने माइंड में रख लिया। जैसे होता नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर बोलते कि ये दिल पे ले गई, तो वो दिल पे लेने वाली बात यही होती कि वो रिप्रेस कर गई, और बट उसके अंदर कभी ना कभी वो चल रहा, तो वो कभी ना कभी टोंट मार देती। ऐसा कभी सहेलियों में होता है, हुआ कभी, हुआ है कभी? नहीं, ये फील हम्म, लाइफ में से हुआ है कहीं ना कभी? कहीं जुड़ा ही रहता है ये सब चीजें। हाँ, जी। तो उस तरीके से वो सारी चीजों को रिप्रेस करते जा रहे थे, एंड ट्राई टू सरफेस क्रिएट, और जब वो सरफेस पे आ रही थी, मतलब आपकी उसी लेवल पे आ रही थी कि किसी बंदी ने फिर टोंट मार दिया, तो वो सरफेस पे आ गई, तो फिर नर्वस डिसऑर्डर, मतलब उस तरीके से क्रिएट होने लगी थी प्रॉब्लम। So his psychoanalytic theory attempts to explain personality, motivation, mental disorder by focusing on unconscious determine the behavior. फिर साइकोएनालिटिक थ्योरी अटेम्प्ट क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कि पर्सनालिटी, मोटिवेशन, मेंटल डिसऑर्डर जो आ रहे हैं वो हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर से, अनकॉन्शियस माइंड से निकल के आ रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड से निकल के आ रहे हैं, उस तरीके से, उस वजह से हमारे बिहेवियर वो सारे निकल के आ रहे हैं। किसके वजह से? अनकॉन्शियस माइंड की वजह से। क्लियर? जो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही बिहेवियर निकल के आ रहे हैं कि बंदे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? जी मैम। डाउट? ओके। ओके। So Freud stressed the importance of early childhood experience. अब फ्रॉइड ने सबसे बड़ी बात क्या बोली थी, इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बिलीविंग द पर्सनालिटी वाज फॉर्म इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला था कि पर्सनालिटी फॉर्म हो जाती है, पर्सनालिटी बन जाती है 6 ईयर में, जो बच्चे होते हैं 6 साल की, उसमें ही इनकी पर्सनालिटी बन जाती है। इफ देयर वर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, दोस प्रॉब्लम मस्ट हैव बिगिन इन द अर्ली ईयर्स। और इन्होंने कहा कि जो सिग्निफिकेंट जो भी प्रॉब्लम निकल के आती हैं, वो प्रॉब्लम अर्ली ईयर्स में ही आती हैं, 6 ईयर्स के दरमियान ही निकल के आती हैं बच्चों में, और फिर मतलब 6 ईयर के बच्चों में निकल के आती हैं, जो कि हमारी लाइफ टाइम तक चलती है अगर वो ट्रीट नहीं हुआ, उनका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ। सो ये फ्रॉइड ने बोला था। अगर आ जाए क्वेश्चंस में कि फ्रॉइड ने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी थी, अर्ली चाइल्डहुड, एडल्ट एडल्ट एडोलसेंट, टीनेज, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ोगी उसमें आएंगी ये सारी स्टेजेस, तो फ्रॉइड ने किसको इंपॉर्टेंस दिया था, तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड आएगा, 6 ईयर्स। ओके ओके। ओके ओके। जी। सो ये स्ट्रक्चर है इनका, अनकॉन्शियस माइंड इस तरीके से वर्क करेगा, साइको एनालिटिकल थियरी। देन यहाँ पे थोड़ा सा और है, साइको एनालिटिकल अप्रोच
सो ये है फोकस ऑन अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस विच मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन इंडिविजुअल बिहेवियर। सो बेसिकली वही सेम बात हो रही है कि फोकस किया इन्होंने अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस पे कि किस तरीके से उनकी अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस चल रही है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर जब निकल के आते हैं। सो पेशेंट एक्सप्लोर अनरिजॉल्व इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द पास्ट दैट आर बिलीव टू अफेक्ट देम इन द प्रेजेंट। पेशेंट्स जो एक्सप्लोर करते हैं अनरिजॉल्व मतलब जो सॉल्व ही नहीं हुए इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट, सो उस वजह से उनकी प्रॉब्लम निकल के आ रही थी प्रेजेंट टाइम में। जैसे उनके पास्ट से प्रॉब्लम निकल के, इन्होंने पास्ट पे बहुत फोकस किया था और पास्ट क्या है 6 इयर्स, 6 इयर्स को जिन्होंने इम्पोर्टेंस बताया था। ओके, सो ये चीजों पर इन्होंने फ्रॉइड ने ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया था कि बंदे का पास्ट कैसा रहा है, उसका इफेक्ट उनके प्रेजेंट पे पड़ेगा, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। अगर उनका पास्ट में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही ज्यादा परेशानियां, बहुत बहुत सारी चीजें चली हैं और वो सॉल्व नहीं हुई, तो वो ऑब्वियसली उनके प्रेजेंट टाइम को डिस्टर्ब करेगा अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ओके ओके, ओके। क्लियर है? ओके, so centered around the concept that same maladaptive functioning in is in play and that maladaptation at least in part of the unconscious। so ये सारी चीजें unconscious का part होती हैं। psychoanalytic therapy focus on revealing and resolving these unconscious conflict that are driving their the symptoms। अब psychoanalytical therapy भी होती है। अब ये थेरेपी फोकस करती है कि रिवील करती है और सॉल्व करती है अनकॉन्शियस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं और बंदे को, एक पेशेंट को अपने नॉर्मल लाइफ में लेके आती है। ओके, क्लियर? ओके। जी। कोई डाउट? हम्म। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने पूरा अनकॉन्शियस माइंड का स्ट्रक्चर बना के दिया है। अनकॉन्शियस माइंड, सो अनकॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कुछ पता है? चेतना। चेतना जब जागृत रहते हैं, अनकॉन्शियस वो चीजें जो वर्क तो करते हैं बट उनको हम जागृत नहीं रहते हैं। ओके ओके, जैसे कि ये है द कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड क्या है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी वी नो अबाउट। मतलब इसमें आप ओके। समझ सकते हो, जान सकते हो कि आपकी मेंटल एक्टिविटी किस तरीके से चल रही है। जैसे कि अभी आप बैठी हो और यहाँ पे क्लास अटेंड कर रही हो, तो अभी आप कॉन्शियस माइंड में हो और आपको पता है कि आप क्या कर रही हो, आपकी मेंटल एक्टिविटी किस तरीके से चल रही है, वो सारी चीजों से आप अवेयर हो। सो यहाँ पे हम लोग अवेयर होते हैं। ओके, अवेयर होते ओके। हैं। और द प्री कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस क्या होता है, थिंग्स बी कुड अवेयर ऑफ इट्स वांटेड टू ट्राई। इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हैं तब जाके हमें याद आती हैं चीजें। जैसे कि अगर बोल दें कि कल आपने क्या खाने में खाया था या परसों क्या खाया था, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना होगा तब जाके आप बता पाओगी, बिकॉज ऑफ दैट वो चीज आपकी प्री कॉन्शियस में बैठ चुकी है, कॉन्शियस में नहीं है। क्लियर? बोल दें आपसे कि परसों आपने क्या पहना था, परसों आपने क्या स्टडी किया था, तो ये सारी चीजें कब आप अवेयर होगी इन सारी चीजों से, जब आप थोड़ा सा सोचोगी, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगी, तब जाके आपको याद आएगा। जी। क्लियर है? ओके। ओके। और द अनकॉन्शियस, अब अनकॉन्शियस क्या होता है, थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ एंड कैन नॉट बी बिकम अवेयर। इसमें हम टोटली अनअवेयर होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं हमें पता होता है। जैसे कि ड्रीम वगैरह आती हैं, वो इसी में आते हैं। कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो इसी वजह से होती है, क्योंकि ड्रीम में हम लोग कुछ भी करने लग जाते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ओके, किसी पे एकदम से भड़क गए, एग्रेशन में आ गए, तो वो क्यों आ गए, कैसे आ गए, तो बोलते कि पता नहीं हम इस पे इतने कैसे भड़क गए, ऐसा तो हमारा इंटेंशन था नहीं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे वर्क कर रहा होता है कि कभी ना कभी उसके कुछ ना कुछ उसके साथ इशू हुए होंगे, उस वजह से वो माइंड में बैठी होंगी चीजें, और वो उस वजह से अनकॉन्शियस उस चीज में ट्रिगर कर गया और वो एग्रेशन पर्सनालिटी उसकी निकल के आ गई। तो ये सारी चीजों से हम अनअवेयर होते हैं टोटली। ओके, जी। ओके,
सो यहां तक अब क्लियर है कॉन्शियस क्या है? अभी समझाया कॉन्शियस क्या है? जी जी, एक बताइए। स्मॉल अमाउंट इंफॉर्मेशन जिसको हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और प्री ओके। कॉन्शियस जिस पे हम थोड़ा सा इफेक्ट डाल के, जैसे ड्रीम्स कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ आंशिक रूप से हमें याद रहते हैं। हम्म। एंड ओके ओके। अनकॉन्शियस जो, हम्म। ओके, अनकॉन्शियस बताइए। अनकॉन्शियस अवचेतन जो हम्म। रहता तो है, बट हमें वो हमारी जानकारी में नहीं रहता है, वो चीजें, वो उससे हम थिंग्स टोटली अनअवेयर होते हैं। हाँ। अनअवेयर रहते हैं, एग्जिस्ट करता है बट हमें अवेयर नहीं रहते हैं उससे हम। ओके ओके। सो कॉन्शियस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि कॉन्शियस माइंड होगा आपका यहाँ तक। ओके। ये हमारी ओके। चीजें हैं जो फ्रॉइड ने बताई हैं। कॉन्शियस माइंड तो बहुत छोटा सा रहता और प्री कॉन्शियस आपका इतना है और अनकॉन्शियस ये पूरा भंडार है, क्योंकि अनकॉन्शियस से ही सारी एबनॉर्मेलिटी निकल के आती है। तो एक पर्सन में जो सबसे ज्यादा ऑपरेट होता है वो अनकॉन्शियस माइंड से चीजें निकल के आती हैं, जो एबनॉर्मेलिटी आती हैं। ओके। 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 सो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड में आप देख सकते हो यहाँ पे थॉट या परसेप्शन, किस तरह से आपकी थॉट चल रहे हैं, किस तरह से आप परसेप्शन कर रही हो। जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रही हो, क्लास अटेंड कर रही हो, तो हमने जो क्वेश्चंस पूछे तो आपके वो थॉट चले, तो अभी आप कॉन्शियस माइंड में हो, इस वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं। देन प्री कॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरी स्टोर हो जाती है, मेमोरी नॉलेज वगैरह स्टोर होती है। जब हम थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हैं तब वो मेमोरी हमारी याद आने लगती है। तो ये बेसिकली प्री कॉन्शियस में ये मेमोरी वगैरह आ जाती है। देन अनकॉन्शियस में क्या आता है, जैसे कि फियर, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर। ओके। आपको किसी से भय है, डर है, और कुछ ऐसी अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर जो समाज में, जो सोशल में एक्सेप्टेबल नहीं है, बट आप कुछ डिफरेंट ही अपने पार्टनर से सेक्सुअल डिजायर रख रहे हो, तो ये सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में होती है। वॉलिएंट मोटिव्स, इरेशनल विशेष, कोई अलग ही तरह की आपकी विशेष है। सेल्फिश नीड, सेमफुल एक्सपीरियंस, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस की आपके बचपन में कुछ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, तो वो सारी चीजें जो आपको आज के प्रेजेंट टाइम में इफेक्ट कर रही हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सारी चीजें हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और यही चीजों से ही हमारी एबनॉर्मेलिटी निकल के आती है, जब किसी से निकल के आती है। और जब थेरेपी वगैरह देते हैं तो उसका ये अनकॉन्शियस माइंड चेक करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसकी चीजें रही हैं। जब हम लोग उनके किसी पेशेंट के पास्ट में जाते हैं, पास्ट में क्यों जाते हैं कि उसका देखते हैं कि इनके एक्सपीरियंस पास्ट में कैसे रहे, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो ये सारी चीजें जब हम चेक करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड से ही ऑपरेट होता है। क्लियर है? जी मैम। ओके। सो यहाँ पे देखिए, एड ईगो सुपर ईगो, ये पढ़ा होगा। जी, सिग्मंड डिवीज फ्राइड के इसको द्वारा बोलते ही हैं। दी गई है। हाँ, डिवीजन ऑफ पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी का डिवीजन है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ओके। इन्होंने ये 3 तरह की पर्सनालिटी बताई है। बता सकती हो ये क्या है? चलिए यहाँ जी, से देख लीजिए, समझ हमारी लीजिए। पर्सनालिटी हाँ। है। जी। बताइए बताइए। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड हम, जी। वो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है, हमें जो चाहिए वो चाहिए है। एंड ईगो, ओके। इड और सुपर ईगो में बैलेंस करता है। सुपर ईगो हम्म। अननेसेसरी हम्म। अदर्स आइडोलाइज वाला पर्सपेक्शन रखता है, ओ, विद ओके अदर्स ओके। वाला। ओके ओके। ठीक। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। अब इड, इड क्या करता है? इड ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट होता है, सबसे पहली बात तो ये है। ओके। सो ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट होगा, अनकॉन्शियसली ये वर्क करेगा। सो इंस्टिंक्ट विच पीपल आर बोर्न विथ, प्लेजर विथ ओरिएंटेड एंड सेल्फिश। इसमें ये इड क्या है कि उसे प्लेजर ही चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होता है। अगर एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए,
वो मचल जाएगा मार्केट में, कुछ भी करेगा, बिकॉज उसको वही उसी से प्लेजर मिलना है, उसको उसी टाइम में चाहिए। और ये सारी चीजें उसकी अनकॉन्शियसली चलती हैं। ईगो क्या होता है? ईगो कॉन्शियसली ऑपरेट होता है, कॉन्शियसली वर्क करता है कि कॉन्शियस रेशनल ड्राइविंग वाय द रियलिटी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। बैलेंस डिमांड ऑफ इड एंड सुपर ईगो, और ये इड और सुपर ईगो को बैलेंस में करता है। ओके, कि रेशनल थॉट लगाएगा कि रेशनली क्या सही है। एक बच्चा जो ज्यादा आइसक्रीम के लिए मचल रहा है, तो ये रेशनली क्या सही है। तो एक वो है कि वे बैलेंस का वर्क करने लगते हैं, ये बैलेंस में रखते हैं इड और सुपर ईगो को, और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जैसे कि आप अभी क्लास अटेंड कर रही हो, तो यहाँ पे आप ये नहीं कि एंड करके चली जाओ, बिना परमिशन के चले जाओ, या फिर कुछ ऐसे अजीब से बिहेवियर कर दो, तो ये नहीं करोगी, क्योंकि आपको पता है रियलिटी क्या है, क्या चीजें चल रही हैं, हमारी क्लासेस चल रही है, तो इसमें आपको कैसे बिहेव करना है, तो ये जी चीजें होंगी। ओके, देन यहाँ पे सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या करेगा? लास्ट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी टू डेवलप कंसर्न विथ मोरल राइट एंड रॉन्ग, ये राइट और रॉन्ग की बात करेगा, डेवलप थ्रू द सोशलाइजेशन, ये ज्यादा आदर्श वाली बातें करता है। ओके, आदर्श वाली बातें करेगा, दान पुण्य वाली बातें करेगा कि नहीं हमें तो दान करना है, पुण्य करना है, चाहे घर में खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन बाहर वालों के लिए चैरिटी दे देगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं। क्लियर? एड ईगो सुपर ईगो। जी डन मैम। ओके, देन इसके बाद आता है ये, और ये एड ईगो सुपर ईगो, ये यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको समझाया है। जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे फ्रॉइड की, तब ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। अभी थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इन सारी चीजों के बारे में। देन इसके बाद आता है डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि फ्रॉइड ने दिया है। इसको आप डिटेल में अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे बहुत सारे, जिसमें से ये मेन है रिप्रेशन, डिनाइल, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन एंड सब्लिमेशन। ओके, ये सारे इनके डिफेंस मैकेनिज्म हैं। इन सबको हम डिटेल में इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे। ओके जी ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।